नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आजकल एक बात चल रही है कि भारत के लिए, चूंकि भारत के दोनों जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, चाहे वो रूस हो या आपका अमेरिका हो, दोनों के साथ भारत के जो संबंध हैं उनको लेकर के लगातार बातें चल रही हैं। और अगले जो 15 से 20 दिन हैं, जबकि 15 अगस्त को जाहिर सी बात है आपके रूस के प्रेसिडेंट जो है पुतिन, वो मुलाकात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से, वहां पर भी भारत डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद लगातार ये पूरा का पूरा मुद्दा गर्म रहेगा। लेकिन ऐसे में ये बात समझना कि भारत किसकी तरफ जाता हुआ लग सकता है, या भारत के शॉर्ट टर्म रिलेशंस और लॉन्ग टर्म जो रिलेशंस हैं वो किसके साथ बेहतर रहे हैं, ये अगर हम पहलू देखने की कोशिश करें तो इसके दो बड़े पहलू दिखते हैं। पहला, जब हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें अमेरिका कहीं आगे दिखाई पड़ता है। अमेरिका की जरूरतें हमारे लिए बहुत आगे हैं, क्योंकि वहां पर हम सरप्लस का बिजनेस करते रहे हैं। लेकिन जब रक्षा की बात कीजिए, डिप्लोमेसी की बात कीजिए, तो रूस आपको बहुत आगे दिखाई पड़ता है। हम इस वीडियो में कोशिश ये करेंगे इन दोनों ही बातों को आपके सामने डिटेल में रख पाएं, उनके ऊपर चर्चा कर पाएं और एक कंक्लूजन निकाल पाएं कि आने वाले वक्त में किस तरह की पॉलिसीज जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं और उसका एक क्या इंपैक्ट हो सकता है हमारी भारतीय स्टॉक मार्केट में। क्योंकि पिछले अगर आप बात करें 6 महीना, तो जब दुनिया भर की बाजारों में हाईज लग रहे हैं, जैसे कल भी नैस्डैक ने और डाउ ने नए हाई के आसपास के ट्रेड किए, नए हाईज लगाए, लेकिन हमारी बाजार जो है डॉलर टर्म में करीब करीब 26% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है और रुपी टर्म में करीब 12% के डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है इस साल में। तो ये बात काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े एफआईआईज प्लेयर, बड़े निवेशक जो हैं वो रूस से नहीं अमेरिका से आते हैं। लेकिन जो बड़ी बिजनेस मेंटेलिटी है वो ये चाहती है कि डिप्लोमेसी भी अच्छी बनी रहे, और वो हमारी रूस के साथ होती है। तो हम इस दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। रूस के साथ के बिजनेस को, या रूस के साथ अगर हम बिजनेस के हिसाब से देखें तो पिछले कुछ समय में हमारा बिजनेस बढ़ा है। ये सारा मुद्दा तेल को लेकर के है। यद्यपि 2019 में हम बहुत कम मात्रा में तेल खरीद रहे थे, तकरीबन $1 बिलियन के आसपास का, जो कि इस समय काफी ज्यादा है। हमारी टोटल जरूरत का 80% जो तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से भी लगभग जो इंपोर्ट है उसका 80% फिलहाल जो है आप रसिया से कर रहे हैं। और उसके नाते हमारे यानी भारत को एक बड़ा मुनाफा बनता है। उसका बिजनेस भी यूज हम कर रहे हैं, बट हमारी जो टोटल रेवेन्यू है भारत का वो बेहतर होता है। यानी भारत की इकोनॉमी को एक मजबूती मिल रही है इस माहौल में रूस के तेल को खरीद करके। और अगर ये ना होता तो शायद जो हमारा वित्तीय घाटा है वो बढ़ जाता। आपको मालूम होगा आज की समय, आज नहीं आप शाम को ही, आज जब स्टैंडर्ड एंड पुअर ने आपकी रेटिंग को, यानी भारत की रेटिंग को BBB माइनस से BBB कर दिया, यानी BBB पे आपको ले आया, यानी एक ग्रेड आप ऊपर आए हैं। उसमें भी ये बात कही गई है कि भारत अपने फिजिकल डिफिसिट्स को बेहतर ढंग से मेंटेन कर पा रहा है, साथ में भारत जो है अपनी ग्रोथ को बनाए रखता है। 6% के आसपास का एक अनुमान लगाकर जो है भारत की ग्रोथ को देखा जा रहा है। तो इन दोनों ही बातों को बनाए रखने के लिए जो रशियन ऑयल है उसने पिछले 4-5 सालों में मदद करी है। जैसे मैंने कहा 2019 में तकरीबन $1 बिलियन के आसपास आप खरीद रहे थे, वो बढ़कर के काफी ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम रसिया के साथ टोटल ट्रेड की बात करें, जिसमें क्रूड भी है, जिसमें रक्षा भी है, जिसमें सब कुछ है, अगर वो हम देखें तो 2018 में तकरीबन टोटल जो हमारा ट्रेड होता था वो 8.23 का होता था। इस समय चूंकि 2023-24 तक के डेटा अवेलेबल हैं, 25 का डेटा थोड़ा इससे ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। 23-24 तक बढ़ते बढ़ते ये ट्रेड हर साल बढ़ा है। 18-19 में 8.3%, में टोटल ट्रेड की बात कर रहा हूं। यहां पर हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी सब बहुत जबरदस्त इंपोर्ट है। 2023 में अगर इंपोर्ट आप देखें, जहां पर 2018 में इंपोर्ट हमारा $5.84 में बिलियन का था, वहीं पर यहां 2023 में हमारा इंपोर्ट जो है रूस के साथ $61.44 बिलियन का पहुंच जाता है। टोटल ट्रेड $8 बिलियन का था, वो बढ़ करके 2023-24 में $65 बिलियन का हो जाता है। हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, रूस हमसे बहुत कम चीजें खरीदता है, सब कुछ हम ही खरीद रहे हैं फिलहाल। तो एक प्रकार से आप बहुत हैवी ट्रेड डेफिसिट में हैं रूस के साथ। लेकिन अगर आप ट्रेड डेफिसिट को हटा दें तो वो चूंकि सस्ता तेल हमको मिल रहा है और हम बाकी जगहों से नहीं खरीद रहे हैं,
तो ये हमारे लिए यानी भारत के लिए काफी बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रहा है, काफी ज्यादा सशक्त मौका दे रहा है। किसी किसी को लग रहा है कि भारत में जब सस्ते तेल आते हैं, ये सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि जब भारत में सस्ता तेल आता है तो उसका इंपैक्ट ये है कि भाई आम जनता को फायदा नहीं मिला। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर सरकार को कहीं से कमाई हुई है तो कम से कम टैक्स कम लगा है, नहीं तो भारत में जिस तरह का टैक्स लग रहा है और वो और बढ़ जाएगा तो फिर तो जिंदगी मुहाल ही हो जाएगी। तो टैक्स तो कम से कम शायद उससे ज्यादा नहीं लग रहा हो, या ये कहिए कि सरकार को एक स्रोत से पैसा मिल रहा है तो वो दूसरे स्रोत को कम ट्राई कर रही है, नहीं तो हम आपकी जिंदगी बहुत बुरी हो सकती है। खैर, अगर आप बात करिए तेल खरीद की, चूंकि मुद्दा है तो मैं उस पर डिटेल कर दूं, तो करीब करीब इस साल हमने 5.27 अरब डॉलर यानी अरब रुपए का डॉलर का 52.7 अरब डॉलर का तेल हमने खरीदा है, इंडिया ने खरीदा है। वहीं पर जो चाइना है उन्होंने करीब 62.6 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। क्योंकि कल जब मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की पुतिन के साथ तो ये बात डिस्कस की जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है, 27 अगस्त से वो लागू हो जाएगा। लेकिन चाइना के ऊपर उन्होंने नहीं किया, जो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया वहां पर भी ये काम नहीं किया गया। तो मुद्दा ये है कि भारत जो कि कम तेल खरीदता है चाइना की अपेक्षा, उसके ऊपर इतना टैक्स क्यों आप लगा रहे हो। मैं टोटल ट्रेड आपके सामने रख दिया, करीब करीब 65 जो है बिलियन डॉलर का ट्रेड हम कर रहे हैं, यद्यपि हमें उसमें बेनिफिट बन रहा है। अब अगर जरा हम अभी मैं सिर्फ ट्रेड के ऊपर बात कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग डिफेंस के सेक्टर पे जाएंगे और फिर डिटेल करेंगे कि एग्जैक्टली क्या आंसर निकलता है। अगर हम यहां पे अब आए अमेरिका की साइड में, तो अमेरिका चूंकि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इस समय, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड बेहतर से बेहतर हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अमेरिका के साथ, यूएस के साथ ट्रेड डील अपना देख रहे हैं, यहाँ पर एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की ट्रेड ये कहिए धंधा जो है, बड़े पैमाने वाला धंधा में आप अमेरिका को निग्लेक्ट करके नहीं चल सकते, क्योंकि आपका न सिर्फ वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बल्कि आप ट्रेड सरप्लस में हैं। ट्रेड सरप्लस का मतलब ये हुआ कि हम उनको ज्यादा माल बेचते हैं, जहां रसिया से हम ज्यादा माल खरीदते हैं। अब अगर यहाँ पे आप 2021-22 की बात करिए, 2021-22 में तकरीबन हमारा जो ट्रेड उनके साथ टोटल रहा, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, वो हमारा 80 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। 2021-22 की बात है। जाहिर सी बात है कोविड के जस्ट बाद का है, क्योंकि कोविड के समय का अगर नंबर लिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो ट्रेड खत्म हो गए थे। वहां से हर साल हम बढ़े हैं। 2021-22 में करीब 120 बिलियन डॉलर हो गया, फिर उसके बाद 22-23 में ये नंबर 128 बिलियन डॉलर, फिर 23-24 में 120 बिलियन डॉलर के आसपास, और 2024-25 में जो लास्ट गया गुजरा साल है उसमें 131 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा जो है ट्रेड रहा है। अब इसमें ट्रेड सरप्लस है, हर साल मोटा मोटी 40, हर साल करीब 20-22 बिलियन डॉलर सरप्लस हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ला करके ये ट्रेड देता रहा है। इसमें हम जाहिर सी बात है अमेरिका को ज्यादा माल बेचते हैं, और अगर बेचने की बात की जाए तो तकरीबन जैसे 2024-25 में हमने तकरीबन 86 बिलियन डॉलर का माल उनको बेचा है, और उनसे जो खरीदी है वो 45 बिलियन डॉलर के आसपास की खरीदी की है, यानी 50% हमें कम खरीदना पड़ा है और हमने उनको ज्यादा माल बेचा है। लेकिन इसमें यह भी बात ध्यान रखिए कि हम जो है उनको प्रोडक्ट में क्या बेचते हैं। हम उनको आईटी सर्विस सबसे ज्यादा बेचते रहे हैं, हम उनको अलग अलग चीजें बेचते हैं। आईटी सर्विस फिर भी इस पूरे एरिया से बाहर है, फार्मा हम बेचते रहे हैं, वो भी इस ट्रेड वॉर से बाहर है। तो इस पूरे के पूरे जो 100 आपका नंबर आता है 131 बिलियन डॉलर, और जिसमें तकरीबन 86 बिलियन डॉलर हम जो है उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें टोटल के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा उस 50% टैक्स का, उसका इंपैक्ट दूसरी चीजों पे आएगा। क्योंकि अभी फार्मा को एग्जम्प्ट रखा गया है और साथ में एग्जम्प्ट रखा गया है आईटी को, तो ट्रेड पार्टनर अमेरिका अभी भी हमारा सबसे बड़ा रहेगा। अब मुद्दा यह है कि भारत के लिए दोनों ही राष्ट्रों में साधना किसको जरूरी है, किसकी तरफ हमारा जाना हमारे लिए बेहतर होगा। तो अब यहां पर बिजनेस से अगर हम आगे चलें, क्योंकि बिजनेस फ्रंट पर यह बात साफ दिखती है कि भारत के लिए अमेरिका जरूरी है, क्योंकि तेल सस्ता कब तक देगा अमेरिका, यूएस, रसिया। हो सकता है आने वाले वक्त में तेल को लेकर के कुछ और सैंक्शंस लग जाएं उसके ऊपर, जैसे ट्रंप ने बोला कि आज ही बोला कि अगर मान लीजिए हम डील नहीं कर पाए, डील का मतलब यूक्रेन वॉर को लेकर के हम मामला ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं 5 मिनट में समझ जाऊंगा मीटिंग में कि क्या होने वाला है, मतलब 5 मिनट में वो पुतिन को समझ जाने वाले हैं। उन्होंने इस लैंग्वेज का प्रयोग किया ट्विटर पे, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि अगर डील नहीं होगी तो फिर मैं बहुत ज्यादा कड़े सैंक्शंस लगा दूंगा रसिया के ऊपर। इन दैट केस क्या वो क्रूड के ऊपर किस टाइप के सैंक्शंस लगाएंगे, क्रूड खरीदने वाले देशों के ऊपर किस प्रकार के सैंक्शंस लगाएंगे, वो भी नहीं पता। और यहां पर यह भी बात सही है कि
भारत अनंत समय तक चाइना रूस का तेल नहीं खरीद सकता। और ये भी सही है कि रूस का तेल खरीदना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि चाइना हमसे ज्यादा तेल खरीदता है। लेकिन मुद्दा ये है कि डिफेंस क्या कहता है। डिफेंस का मतलब है वो जगह या बाकी कूटनीतिक प्लेस क्या कहते हैं। अगर बाकी कूटनीतिक जगहों पर आप ध्यान दीजिए विगत कुछ समय में और पीछे भी, तो अगर आप भारत रूस संबंध की बात करिए तो वो गुटनिरपेक्ष के समय से ही हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। किसी भी समय ऐसा नहीं हुआ है कि रूस के साथ हमारे संबंध बिगड़े हों। कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने जो भी भारत में सत्ता में रही हैं, उन्होंने रूस के साथ संबंध को काफी हद तक मेंटेन किया है। चाहे वो नेहरू का जमाना हो या मोदी जी का जमाना हो, हर समय ये संबंध एक अच्छी स्थिति में रहे हैं। यद्यप कि बेस्ट प्लेस जो है वो जनरली बेस्ट प्लेस की स्थिति जो है नेहरू के समय में या ज्यादा तब रहा है जब कांग्रेस ने सरकार में रही है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो है, भले ही अभी अगर क्योंकि पिछले एक साल में आप रसिया के साथ बेहतर संबंध में हैं, लेकिन इसी रसिया के साथ ही 2020-2021 में संबंधों में खटास पाई जा रही थी, जब चाइना को लेकर के भारत में मुद्दा गर्म हुआ था और हम जो है चाइना के थोड़ा खिलाफत दिखा रहे थे, और तब रूस ने चाइना को सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करी थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे 3 बार वीटो की बात हो, जब पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करना रहा है, वहां पर रसिया ही था जिसने हर बार वीटो किया है, भारत के फेवर में वीटो किया है। और वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में जब हमें जरूरत रही है रक्षा उत्पाद में, डिफेंस में, चाहे तकनीकी विकास का, तो चाहे आप शुरुआत से बात करें भारत की कोई भी वायुसेना की बात करिए, वायुसेना में जितनी भी शुरुआती फ्लाइट्स रही हैं, आपके क्राफ्ट्स रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स रहे हैं, वहां से लेकर उनकी टेक्नोलॉजी तक, सब में डेवलपमेंट में और उनको खरीद में या बेचते वक्त रसिया ने हमारा हमेशा साथ दिया है। तो भारत के लिए रक्षा उत्पाद को, चाहे आज आप सुखोई यूज कर रहे हैं, लेकिन एक समय तक आपने बहुत कुछ यूज किया है, इवन सुखोई भी वहीं से आया था, और हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनके साथ ज्यादा होता है। जब भी हमने अमेरिका के साथ कुछ भी डील करी है रक्षा को लेकर के, वैसे बहुत ज्यादा बड़ा रक्षा पार्टनर अमेरिका पिछले 5 सालों में बना है। इसके पहले हम रक्षा में बहुत सारा अमेरिका से नहीं खरीदा करते थे, क्योंकि भारत अमेरिका को बहुत अच्छा पार्टनर रक्षा क्षेत्र में नहीं मानता था। क्योंकि आपको मालूम होगा, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयां हुई हैं, रसिया ने जनरली भारत का सपोर्ट किया है, वहीं पर यूएसए ने जनरली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और कई बार भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं, जिसमें परमाणु परीक्षण वाला समय याद करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परमाणु परीक्षण किया गया, अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उस समय भी रसिया ने भारत को सपोर्ट किया था। तो चाहे जितनी भी लड़ाइयां हों जो 1950 से लेकर के आपने 1970 के दशक 75 के दशक तक लड़ी हैं, और फिर चाहे कारगिल का वक्त रहा हो या फिर दोनों परमाणु परीक्षण का समय रहा हो, सभी समय में रूस जो है भारत का एक रणनीतिक साझेदार बना रहा है। और वहां पर कभी भी हमें ये दिक्कत नहीं हुई है। इवन भारत इतना रिलाई करता रहा है कि कभी भी अगर मुद्दा गर्म होगा कश्मीर का, तो एक वीटो जो आएगा वो रूस से ही आएगा। आज भी हम उसी पर रिलाई करते हैं, तो क्योंकि बाकी कोई भी नहीं करेगा। रही बात फ्रांस की, फ्रांस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रक्षा खरीद में भारत के लिए फ्रांस काफी बड़ी भूमिका अदा करता है, और फ्रांस के साथ हमारी कई सारी डील्स होती रही हैं। तो जो दूसरा एक बड़ा पक्ष निकलता है वो फ्रांस भी है, लेकिन वो यहाँ पर तटस्थ स्थिति में है। लेकिन क्योंकि हम बहुत कुछ खरीदते रहे फ्रांस से, तो अमेरिका से ज्यादा रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए फ्रांस इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 5-6 साल को अगर आप इग्नोर कर दें और पिछले 40-50 साल का हिस्ट्री उठा के देखें, तो रक्षा में एकदम से आगे दिखाई पड़ता है कि रूस वहां पर आपको लीड करता दिखता है। फिर सेकंड नंबर पे फ्रांस आता है, और उसके बाद अमेरिका आता है। अमेरिका की अगर रणनीतिक स्थिति देखी जाए तो भारत के सपोर्ट में वो कभी भी नहीं रहे हैं। कभी भी जब पाकिस्तान का मुद्दा आता है, सिवाय बिजनेस पार्टनरशिप के, बिजनेस को लेकर के जो पार्टनरशिप है उसको अगर छोड़ दे भारत, तो रसिया को छोड़ के अमेरिका को पकड़ना या अमेरिका के साथ उस खेमे में खड़ा होना भारत के लिए कभी भी बहुत सुखद नहीं रहा है। यद्यपि 2000 से लेकर के 2025 के बीच में जाहिर सी बात है कि चूंकि भारत एक बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा, और इस पूरे समय में इवन आप 1990 से बात कर सकते हैं, जब से भारत ने अपने यहाँ जो है वैश्वीकरण की स्थिति को और बढ़ाया, वहां से लेकर के भारत की जो नीतियां रही हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ जरूर थोड़ी सी झुकती रही हैं। और 1990 के पहले बाद के बीच में जाहिर सी बात है, जब सोवियत यूनियन टूटा और बहुत सारे नए राष्ट्र का जन्म हो गया, तो रूस की वो प्रभुत्व नहीं रही। और उसके बाद चूंकि सोवियत यूनियन का ब्रेक होना,
जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव लाना, अमेरिका के बगैर दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का साथ नहीं हो सकता था, और वैसे में चाइना का उभार, ये सब कुछ भारत को अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने में मदद करता रहा या जरूरत रही। लेकिन वापस से एक टिल्डिंग पॉइंट आया है, वापस से एक वक्त है जब हमें विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें किस तरफ जाते हुए देखना चाहिए। ऐसे में बिजनेस को अगर हम एक तरफ अलहदा रख दें तो कहीं ना कहीं हमें ये जरूर दिखता है कि अमेरिका के बगैर अगर हमें रहना पड़े, क्योंकि अमेरिका की जो बिजनेस है वो एक तरफा नहीं है, भारत इकलौता नहीं है जो उसके बिजनेस के लिए मरे जा रहा है, अमेरिका को भी जरूरत है। यद्यपि एआई के आने से हमारी सॉफ्टवेयर कंपनियों की डिमांड अमेरिका में कम होगी, लेकिन फार्मा की डिमांड बनी रहेगी, चीप लेबर की डिमांड बनी रहेगी। रूस के खिलाफ अगर भारत अमेरिका की तरफ जाता है तो अमेरिका की मजबूरी ये भी है कि उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा। मजबूरी ये है कि हम उसको सस्ता लेबर देंगे, भले ही वो चाइना को अपना बहुत क्लोज दोस्त बनाने की कोशिश करे, वो कभी बना नहीं पाएगा। अल्टीमेटली उसको सस्ते श्रम के लिए भारत के पास आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम ट्रेड डील को एक तरफा रख दें फिलहाल जो अभी चल रहा है, तो लड़ाई जो है ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका एक तरफा जीत जाएगा या जो चाहेगा वो हो जाएगा। अल्टीमेटली उसको भी भारत की जरूरत है। तो दोनों को साधना कठिन है, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स और सारा बिजनेस फ्रंट मिला लीजिए करंट अवस्था में, तो भारत की जो नीतियां फिलहाल दिखती हैं, जो थोड़ा सा टिल्ड हैं और हमेशा से टिल्डेड हैं रूस की तरफ, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बिल्कुल सही लगती हैं। लेकिन हाँ, चाइना के साथ जो उभरता संबंध है वो एक लिमिट तक ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद वापस से चाइना और हम पड़ोसी राष्ट्र हैं और वापस से वही श्रम को लेकर के हमारे बीच में झगड़ा है। उसी अमेरिका को हम दोनों पा लेना चाहते हैं और वहां पर चूंकि ज्यादा बिजनेस होता है तो वो कभी संबंध एक तरफा एक जैसा हमेशा बहुत खूबसूरत नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं बीच में टूटेगा भी। एक लड़ाई हमने ऑलरेडी उनके साथ लड़ी हुई भी है। तो चूंकि चाइना रूस के साथ रहता है तो उसके नाते थोड़ी वो स्थिति बिगड़ती है। तो साधना अमेरिका और रसिया को साधना इस समय और हर समय भारत के लिए एक सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग रही है। चाहे आप 1950 से उठा करके आज तक का हिस्ट्री देखें, ये जंग हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन लगता यही है कि भारत अगले कुछ समय के लिए, अगले कुछ सालों के लिए अमेरिका से ज्यादा महत्व रूस को देता रहेगा। जिस तरह से अमेरिका फिलहाल पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करता दिखा है, चाहे उनके जो रक्षा प्रमुख हैं वहां पर डिनर कर रहे हैं, बार बार वो बातें कर रहे हैं, मीडिया में अलग अलग बयान दे रहे हैं, परमाणु हमले तक की बात कहना अमेरिकन धरती से वो सही नहीं था। तो इन सभी फ्रंट को अगर देखा जाए तो लगता यह है कि अमेरिकन साइड से हम थोड़ा झुकाव जो है रूस की तरफ रखेंगे, और जो कि शायद अमेरिकन राष्ट्रपति को उतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि क्या हमें ही अकेली जरूरत है? जैसे मैंने बताया कि अमेरिका को भी हमारी जरूरत है और उस मजबूरी में वो हमारे पास ट्रेडिंग करने आते रहेंगे। रही बात इनफ्लो की, जो बड़े निवेशक का इनफ्लो है भारतीय बाजारों को लेकर के, वो निश्चित रूप से अगले कुछ समय तक थोड़ा मॉडरेट रहेगा, थोड़ा यूं कहिए थोड़ा कम रह सकता है। लेकिन क्या निवेशक चाइना नहीं जाते? वो चाइना भी जाते हैं। क्या वहां पर पैसे नहीं लगाते? पैसे भी लगाते हैं। बीवाईडी में 10% 2008 में जब खरीदे थे वॉरेन बफेट, कोई सोच नहीं रहा था, बीवाईडी में उन्होंने तब इतना बड़ा पैसा डाला था। तो पैसे वो डालते रहेंगे, क्योंकि निवेशक जो है पैसे की पूजा करता है, उसे किसी कूटनीति से कोई खासा फर्क नहीं है। लेकिन पिछले कुछ नहीं, अगले कुछ समय भारतीय बाजारों के लिए थोड़े दुखदायी तो रहेंगे। अगर आप कंपेयर करके चलेंगे वर्ल्ड मार्केट के साथ, तो भारत की स्थिति थोड़ी कम बढ़ने वाली रह सकती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड। लेकिन वो स्थिति बहुत लंबे समय तक टिकेगी तो शायद नहीं टिकेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ जगहों पर पैसा आता दिखेगा। ये ब्रॉडर पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आप स्टॉक वाइज जाएंगे, फोकस करेंगे, चार्ट वाइज फोकस करेंगे, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे आप बाई कर सकते हैं, जो इंडिया सेंट्रिक होंगे, जो यूएस सेंट्रिक होंगे, कहीं भी। लेकिन वहां पर पैसे जाएंगे, उनके बिजनेस मॉडल में चेंज होंगे। तो अगर ये मार्केट जो अगले साल 2 साल की होगी निवेशक के रूप में, ये एक थाली में परोसे हुए खाने की तरह नहीं है कि आप कुछ भी ले लेंगे और खा लेंगे, पेट भरेगा। नहीं, आपको काफी चयनित रहना पड़ेगा, काफी खोजना पड़ेगा, और खोजबीन करके फिर जब आप वो डेटा निकाल के या चार्ट देख करके सही स्टॉक्स में पैसा डालेंगे, तो उन स्टॉक्स में आपको रैली मिलती रहेगी। बाकी ब्रॉडर मार्केट हो सकता है अगले 6-8 महीना, साल भर भारत की अंडर परफॉर्म करे अपेक्षाकृत वर्ल्ड के। मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि नए लाइफ हाई नहीं लगेंगे, वो लगेंगे। लेकिन अगर दुनिया भर की बाजार अगले 4 साल में यहां से डबल हो जाए तो हम हो सकता है 40% ही बढ़े, क्योंकि इनफ्लो में हमारे कमी तो रहेगी, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर तो रहेगा हमारे ऊपर। तो हम बढ़ेंगे मगर गति धीमी रहेगी, और
अपेक्षाकृत, दुनिया की अपेक्षाकृत हमारी जो ग्रोथ रहेगी, स्टॉक मार्केट ग्रोथ, वो थोड़ी स्लोइश रहेगी। और इसलिए जरूरी है कि अगर आप यहां से अगले 3-4 साल के लिए बाजारों का भविष्य देख रहे हैं तो आपको बहुत हद तक चार्टिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आप सही स्टॉक में निवेश करें। एक एग्जांपल देता हूं, जापान जो है 1986 से लेकर अभी तक कहीं नहीं गया, मतलब अब जाकर के उनका नया लाइफ हाई लगा। तो क्या मतलब है कि 1986 से लेकर अब तक कोई बड़े पैसा नहीं कमाया होगा जापान में? कमाए होंगे, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव बने रहेंगे। सेम कहानी चाइना की है, 2008 का हाई आज तक नहीं निकला, तो क्या चाइना में कोई निवेशक पैसा नहीं कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहा है, लेकिन वही है कि उसको स्पेसिफिक स्टॉक खोजने पड़ेंगे और उनमें पैसा डालना पड़ेगा। आप बड़ा पैसा डाल दोगे पूरे के पूरे बाजार के हिसाब से, तो वो बड़ा ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है इस मार्केट में जैसे इस टाइप की बाजारें होती है उसमें ईटीएफ की ग्रोथ रुक जाते हैं, कम हो जाता है, म्यूचुअल फंड्स के थोड़े ग्रोथ कम हो जाते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी रहती है। और हो सकता है अगले 2 साल आप उस तरह की पॉसिबिलिटी देखें, बट स्पेसिफिक स्टॉक्स अगर आप चार्ट वाइज बाई कर रहे हैं तो वहां पर वो आपको तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। और ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।